Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that the series of criticism is going on and today's topic is about Raymond William's modern tragedy. जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको थोरली उर्दू में एक्सप्लेन किया था इसके यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको नोट डाउन करवाई थी। आज हम लोग देखेंगे इसका ट्रेजेडी पे जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है। क्रिटिकली एसेस रामन विलियम्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशंस, और फिर दूसरा है ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज ट्रेडिशन लाइक्ड टू ट्रेजेडी डिस्कस इन द लाइट ऑफ रामन विलियम्स मॉडर्न ट्रेजेडी। ठीक है, और फिर आता है रेमंड्स व्यूज़ ऑन ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशंस डिस्कस, यानी ट्रेजेडी और ट्रेडिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसको इस तरह अटेम्प्ट करना है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तकरीबन 4-5 पेजेस का है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन इसको हम लोग थॉरली डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे वो मॉडिफाई करके 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में दे सकता है। अगर तो हमें इसको थॉरली पढ़ा होगा तो फिर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो जिस तरह भी अगर वो मॉडिफाई करके कोई भी क्वेश्चन दे तो हम उसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेमंड्स इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, war cultural historians, theorists and critics। ये पॉइंट्स आपको अपने जहन में रखने हैं कि वो ग्रेटेस्ट पोस्ट वॉर कल्चरल हिस्टोरियंस थे, थ्योरिस्ट थे एंड क्रिटिक्स थे। तो ही इज़ अ डाई हार्ड मार्क्सिस्ट एंड लुक्स ट्रेजेडी विद द peculiar context ऑफ मार्क्सिज्म। आपको कैरल मार्क्स का तो पता होगा, उन्होंने यानी ये कहा था कि जो भी यानी जिस तरह बढ़ई वगैरह हैं, जो कारपेंटर हैं, आप उनको कोई भी एक लकड़ी का पीस भी दो तो वो उससे क्या से क्या चीज़ बना देंगे। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि देखें जो बेचारी जो लॉयर क्लास है या मिडिल क्लास है, उनका जो सारा मेहनत तो सारी उनकी होती है लेकिन फ़ायदा कौन लेके चला जाता है? जो अपर क्लास होती है, जिन्होंने उनको हायर किया होता है या जिन्होंने यानी पैसा लगाया होता है, लेकिन आइडियाज़ वगैरह तो सब इन दोनों निचली क्लासेस के होते हैं ना। तो फिर जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है उसको मिल के यानी इतना ज़्यादा इन्हें डोमिनेंट होना चाहिए, एज अ डोमिनेंट पावर सामने आना चाहिए और उन्हें अपना हिस्सा वसूल करना चाहिए कि जो उनका हक है वो मारना नहीं चाहिए, जिस चीज़ पे उनका हक बनता है उनको खुद देना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये भी हमें बात अपने जहन में रखनी है, रेमंड विलियम जो थे वो सोशलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, तो उन्होंने इक्वलिटी को प्रमोट किया, इसीलिए ट्रेजेडी पे उनकी बात ज़्यादा आती है कि उन्होंने ट्रेजेडी को खोल के सामने रखा, एजिस को भी, और साथ साथ उन्होंने ऐसे एग्जांपल्स दिए कि अपने पॉइंट को जस्टिफाई किया, क्लैरिफाई किया कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, बल्कि उन्होंने साथ साथ मिसालें देकर अपनी बात को मनवाया। तो yes, he thinks that tragedy is not something the death of a prince, it is more personal and general. It can be experienced at every common level of human experience. A mining disaster, a burned out family, a broken career, a smash on a road, all these can be tragedies like the ancient classical tragedies of prince and kings। ये मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ती जाऊंगी और साथ साथ फिर आपको एलाबोरेट करते जाऊंगी कि उनका ये मानना था कि जिस तरह किंग्स और प्रिंसेस जो थे यानी उन क्लासिकल एज में उनकी जो ट्रेजेडीज़ थी, उसी तरह ही सेम ट्रेजेडी एक कॉमन आदमी की भी है। एक जो आम इंसान है उसकी भी ट्रेजेडी उतनी ही इम्पॉर्टेंस रखती है जितनी कि उन बड़े लोगों की रखती थी। अगर तो यानी किसी का जो करियर है वो उसके साथ कोई इशू होता है या रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है या कोई फैमिली जल जाती है या माइनिंग डिज़ास्टर होता है, जिस तरह क्योरा माइंस का आपको पता होगा, इसी तरह अक्सर माइंस में कुछ हो जाते हैं ना, धमाके वगैरह हो जाते हैं या कुछ एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं, तो वो कहता है कि अगर इस तरह की कोई ट्रेजेडी होती है, अगर आम ज़िंदगी में भी ये जब चीज़ें सामने आती हैं तो इनको भी उतनी ही अहमियत हामिल है जितनी कि उन बादशाहों को और शहज़ादों को हासिल थी। तो इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक आम इंसान की, क्योंकि एरिस्टोटल के मुताबिक जो था प्रोटैगनिस्ट वो किंग होना चाहिए या वो प्रिंस होना चाहिए,
तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेजेडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि ट्रेजेडी आम इंसान की नहीं दिखाई जाएगी, यानी उसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोई बड़ा इंसान होना चाहिए, नहीं तो ट्रेजेडी अपना मकसद खो देगी। तो जो रेमंड विलियम है इस बात से डिनाई करते हुए आगे लेकर चलते हैं ट्रेजेडी को और बताते हैं कि ट्रेजेडी में कितनी चेंजिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन लोग जो हैं, जो ज़माना है वो समझता है कि ट्रेजेडी वहीं की वहीं खड़ी है, जबकि ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हालात बदल रहे हैं, मुआशरा बदल रहा है, जिसके साथ साथ ट्रेजेडी की डिमांड्स भी बदलती जा रही हैं। However, in this essay, Tragedy and Tradition, Raymond amplifies the meaning of tragedy and digs deep into the meaning of tragedy and gives his view about the different forms of tragedies throughout the history. ये मैंने आपको भी बताया कि हालात के साथ साथ सर्कमस्टांसेस, और अगर हम लोग देखें सोसाइटी और कम्युनिटी की ये सारी चीज़ें मिलकर जो बना रही हैं ना, एक क्रिएट कर रही हैं एक सिचुएशन, उसमें ट्रेजेडी भी डिफरेंट है। अब एक आम इंसान की ट्रेजेडी, अब आपको कोई कोरस देखने को नहीं मिलेंगे जो 14 से 15 लोगों का एक मजमुआ जो यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ जा रहा है, जो कि एक क्रूशल एलिमेंट और फीचर समझा जाता था क्लासिकल एज की जो थी। जिस तरह ओडिपस रेक्स में आप लोगों ने देखा कि इसी तरह जो कोरस है वो आपको आने वाली बातों के और हालात के प्रेडिक्शन दे रहा है, और अब आपको कहीं नज़र आता है नहीं, अब आपको कोई बादशाह और शहजादों की कहानियाँ नज़र आती हैं अपने ड्रामा और फिल्म में नहीं, क्योंकि अब ट्रेजेडी की डिमांड चेंज हो चुकी है। अब आम इंसान जो है वही उसी की ट्रेजेडी दिखाई जाती है और उसी से हम लोगों को इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व कर दिया जाता है उसमें कि हम उसको उसकी वजह से रोने लग पड़ते हैं। हम लोग ऐसे ही, जैसे एरिस्टोटल ने पिटी और फियर का कॉन्सेप्ट पेश किया था कि इसी तरह यानी आपकी फीलिंग को अराउज़ करे, पैथेटिक सिचुएशन को आपके अंदर लेकर आए, तो वो जो सारी बातें हैं वो ट्रेजेडी का हिस्सा है। लेकिन ट्रेजेडी ग्रीक से ही चली आ रही है, उसमें काफ़ी फीचर्स अभी भी वही हैं, लेकिन ज़माने के हिसाब से उसके अंदर चेंजिंग हुई हैं। अगर हम प्रोटैगनिस्ट को देखें तो प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हैं। उन्हीं चेंजिंग्स को रेमंड विलियम जो है वो पॉइंट आउट करेगा आगे। सर्टन राइटर्स एंड थिंकर्स मेंटेन द continuity of tragedy. They wrote of the opinion that they were contributing in the same idea and form, but this didn't happen in actual terms, as all these writers and thinkers were only maintaining the continuity of the word tragedy. यानी जितने भी राइटर्स और थिंकर्स थे उन्होंने कहा कि हम ट्रेजेडी को उसी तरह लेकर चल रहे हैं, लेकिन रेमंड विलियम कहता है इस बात को कम से कम माने तो सही कि ट्रेजेडी, अब यानी अगर कोई ट्रेजेडी उस चीज़ को फॉलो उससे थोड़ा सा हट जाती है तो कहते हैं कि ये ट्रेजेडी नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये उसके पूरे अनासिर को अपने अंदर समेटे हुए नहीं है, उसके पूरे एलिमेंट्स और फीचर्स इसके अंदर नज़र नहीं आते, इसलिए ट्रेजेडी एक प्रॉपर ट्रेजेडी नहीं है। जिस तरह उसको कॉमिक ट्रेजेडी बना दिया जाता है, जिस तरह अब ये गैलीलियो गैलीलाई का था तो उसको कहा था कि नहीं ये हीरो नहीं है, ये एंटी हीरो है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली कि उनके बारे में राइटर्स ने, क्रिटिक्स ने और थिंकर्स ने, रीडर्स ने अपनी अपनी राय कायम की और कहा कि नहीं ये ट्रेजेडी हट जाती है। जबकि रेमंड विलियम एडिपस रेक्स को, हैमलेट को, ओथेलो को हेडा गैबलर के साथ ही कंपेयर करता है। वो कहता है जिस तरह हेडा गैबलर की ट्रेजेडी है इसी तरह, यानी उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके एक जैसा समझता है। वो ये नहीं कहता कि हाँ वो ट्रेजेडीज़ क्योंकि बड़े लोगों की थी, किंग्स की थी और प्रिंसेस की थी, तो उनका यानी कंपैरिजन जो होगा इसके साथ नहीं किया जा सकता, बल्कि वो कहता है कि आम इंसान की भी ट्रेजेडी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी कि एक बड़े ओहदे पे फाइज इंसान की। We usually try to make a contrast between the tradition and modern and try to compress and unify the various thinkings of the past into the single tradition. अब जिस तरह T.S. Eliot ने हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, और इस तरह फॉलो नहीं करना चाहिए कि आप कॉपी पेस्ट कर दें, नहीं, आपको ट्रेडिशंस को साथ लेकर चलना है। जब एक पोइट ने अपने डेड पोइट्स को, अपने प्रीडिसेसर्स को पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक हिस्टोरिकल सेंस क्रिएट होगी, उसके अंदर इतने ज़्यादा उसको डिवाइसेस का, उसको यानी काम को करना कैसे है, काम को लेके कैसे चलना है, उसमें क्या फीचर्स और एलिमेंट डालने हैं, किस तरह उसको लिखना है कि वो आप के दूसरे लोगों को वो कैप्टिवेट कर सके और दूसरे लोग जो हैं उसे लर्न कर सकें। तो आप अगर इंडिविजुअली किसी चीज़ को लिखना शुरू कर देते हो, आपको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था या
हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने क्या क्या लिखा, तो आप उसको बेहतर तरीके से नहीं लिख पाओगे। इसी तरह वो कहते हैं, रेमंड विलियम का भी यही कहना है कि आप अपनी हिस्ट्री को साथ लेकर चलो, उसको बिल्कुल वैसा ही ना बना दो, लेकिन उसको हिस्ट्री जो है वो आपके साथ साथ चलती है, उसमें चेंजिंग ज़रूर आती जाती हैं, लेकिन वो आपके साथ रहती है। While explaining this point, Raymond says it is a question rather of realizing that a tradition is not the past. यानी वो ये कहते हैं कि मसला ये है, असल में बात ये है कि rather of realizing, ये इस चीज़ को मानने के बजाय that a tradition is not the past, tradition जो थी वो past नहीं थी, a selection and evaluation of ancestors, यानी एक सिलेक्शन थी और फिर उसकी इवेल्यूएशन थी। जिस तरह आप क्रिटिकली इवेल्यूएट करते हो या एनालाइज करते हो, इसी तरह उसने कहा है कि ये एक ऐसा चुनाव था जिसकी बाद में यानी जिसको बाद में एग्जैजरेट किया गया, इसकी इवेल्यूएशन की गई अपने डेड पोइट्स की, रदर आ न्यूट्रल रिकॉर्ड, कि यानी आपने उसकी ट्रेजेडी को सिर्फ इंडिविजुअली नहीं देखा बल्कि उसको अपने प्रीडिसेसर्स के साथ लेकर आप चले, वो है असल बात। अच्छा, ये जो कोट है ये अक्सर एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये अगर कोट आएगा तो आपको यही एलिमेंट्स अपने और यही जो फीचर्स हैं आपको डिफ़ाइन करने हैं एग्ज़ाम्स में। और विलियम फर्दर रिमार्क्स, यानी ये कोटेशन भी आप लोग ऐड कर सकते हो, टू एग्जामिन द ट्रैजिक ट्रेडिशंस इट इज़ टू सी दीज वर्क्स एंड आइडियाज़ इन देयर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज इन देयर हिस्टोरिकल continuity and examine their place and functions in relation to other works and idea and to the variety of actual experiences। ठीक है, कि यानी आपको हर चीज़ को साथ लेकर चलना है, फंक्शन को, एक्शंस को, एक्सपीरियंसेस को, और जो भी ट्रेडिशंस में फॉलो किया जा चुका है उन सब को। This study will help to escape from the deadlock of the contemporary contrast between traditional tragedy and different forms of our own tragic experiences। ठीक है, जब हम लोग अपनी हिस्ट्री में इन्वॉल्व होकर हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे और देखेंगे तो फिर ये चीज़ हमें मदद देगी कि अपने एक्सपीरियंस के साथ ट्रेजेडी को कैसे मॉडिफाई करके और एसिमिलेट करके आपको पोर्ट्रे करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल पीरियड, फिर उसके बाद आएगा मेडिवल पीरियड, फिर रेनेसेंस और न्यू क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल पीरियड में यानी उसको वो क्लासिकल पीरियड में आपको बता दूं कि एक गोल्डन एज जो थी फ़िलासफ़र्स की, उसमें जैसे एरिस्टोटल की जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनसे पहले यानी एरिस्टोटल ने तो सोफोक्लिस की जो ट्रेजेडी थी उसको बहुत एडमायर किया था ना। तो 3 राइटर्स थे, सोफोक्लिस, यूरिडिपस और एस्किलिस। ठीक है, तो इन्होंने यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। इनकी हालांकि एज एक ही थी, ठीक है, क्लासिकल पीरियड ही था, लेकिन उसमें भी इन राइटर्स की ट्रेजेडी में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क था। Let's start. According to Raymond William, the plays that were written by Greek playwrights were more or less 300 इन नंबर्स। ठीक है, जो ग्रीक प्ले राइटर थे उन्होंने 300 तकरीबन लिखी थी। मोर और लेस मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 300 इन नंबर उनकी यानी जो ट्रेजेडीज़ थी 300 की तादाद में थी। ओनली 8 to 10 सर्वाइव थ्रू centuries and these plays have extraordinary power। अच्छा, अब 300 में से सिर्फ 8 से 10 जो थे वो सर्वाइव कर सके थे, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा सेंचुरीज़ पे डिपेंड कर रहा था टाइम, तो इस वजह से सिर्फ 300 में से 8 या 10 ही सर्वाइव कर पाई थी। और दे आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल ग्रीक कल्चर। दीज प्लेस हैव लेफ्ट डीप इम्प्रिंट्स ऑन ट्रैजिक ड्रामा। और ये जो ट्रेजेडी थी ये 8 से 10 इन्होंने ही ग्रीक कल्चर को पोर्ट्रे किया रीडर्स के सामने, क्रिटिक्स के सामने, और इनकी इतनी अहमियत थी क्योंकि ये कुछ अलहदा ही तरीके से लिखी गई थी। और इसमें एक और बात आपको बताती चलूँ कि सिर्फ किंग्स पे ही नहीं थी, यानी जो किंग थे वो उनके लिए उसमें, क्योंकि वो मज़हब से बहुत ज़्यादा रिलेटेड लोग थे, वो मज़हब को प्रमोट करने वाले थे, उनकी अपनी मिथ्स थी, उनके अपने कल्चर थे, और हर तरह का देवता था उनका, आग का अलहदा, पानी का अलहदा, और पोइट्री अगर कोई करता है तो उसके म्यूज़ अलहदा, और यानी हर तरह के उनका तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड उनका कल्चर था। So in the previous 1.5 century efforts have been made to systemize Greek tragic philosophy, but these efforts have not yielded desired results, as there are
evident and intractable differences between the three major Greek tragedians, Aeschylus, Sophocles and Euripides. यूरिपिडस, एस्किलीज और सोफोक्लिस, ठीक है, इन तीनों की जो ट्रेजेडीज़ थी, सॉरी गाइस, इन तीनों की जो ट्रेजेडीज़ थी इनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो हर एक की ट्रेजेडी जो थी वो तकरीबन यानी अपने अंदर मटेरियल तो एक ही था लेकिन थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजिंग थी। तो वो ये कह रहा है कि क्लासिकल पीरियड में ही चेंजिंग शुरू हो गई थी। रेमंड विलियम का इस बात को कहने का सिर्फ ये मकसद है कि चेंजिंग तो वहीं से शुरू हो गई थी। अब आप एक ही यानी एक तरीके से तो नहीं, वो इसीलिए तो कहता है कि देर आर सो मैनी रोड्स विच कम टू द ट्रेजेडी। आप ट्रेजेडी तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रोड से गुजरते हो। ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही रोड पे चलते हुए एक ही तरह आपको प्ले को लिखते हुए ट्रेजेडी तक पहुंचना है, नहीं। वो कहता है एक्सीडेंटल भी हो सकती है ट्रेजेडी, बर्निंग भी ट्रेजेडी हो सकती है, नॉर्मल इंसान का यानी अगर करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है उसकी भी हो सकती है, अगर कोई रोड पे स्मैश होता है तो वो भी ट्रेजेडी है। तो वो इसी तरह बताता है ट्रेजेडी की, यानी उसको ले आगे प्रमोट करता है। The Greek culture was a complex of beliefs connected to institutions, practices and feelings। यानी जो ग्रीक कल्चर था वो बहुत एक्सपेंडेड था और कॉम्प्लेक्स था। उनके जो बिलीव्स थे, उनका जो सोचने समझने का अंदाज़ था और उनको खुदाओं का उनका मानने का जो अंदाज़ था, उनकी जो फीलिंग्स थी और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, जिस तरह वो अपने मज़हब को लेकर चलते थे, वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स थी। देयर वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ मिथ्स, यानी वेब था एक, जिस तरह पूरा जाल था उनकी मिथ्स का। मैंने अभी आपको बताया ना कि उनके डिफरेंट तरह के देवी देवता थे और उनके बिलीव्स इतने अजीबो गरीब थे, तो वो सब जो था उनके कल्चर में नुमायाँ नज़र आता था। Greek culture changed the chorus, which was the crucial element of dramatic form, was also discarded with it। और ग्रीक कल्चर में जो बहुत अहम था यानी क्रूशल था एलिमेंट, वो था कोरस का। यानी 14 से 15 लोगों का एक ग्रुप होता था जो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता था और एक यानी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट करता था और आपको प्रिडिक्ट करता था आने वाले लम्हात के बारे में और जो भी कोई टेंशन हो रही होती थी उसके बारे में और जो किंग के बारे में। यानी असल जो कैरेक्टर्स थे उनसे ज़्यादा तो उनको अहमियत दी जाती थी और वो वाकई बहुत अहमियत के हामिल थे जो कोरस होता था। तो in Greek tragedy the action takes its momentum from ruling families having a legendary past and a noble standing between gods and men। मैंने यानी इस बात को भी 2 से 3 दफ़ा दोहरा दिया मेरे ख्याल से कि जो प्रोटैगनिस्ट था वो खुदा और आम इंसान के बीच में कोई चीज़ थी। यानी आप उसको प्रॉफिट का दर्जा दिया जाता था। जिस तरह ऑडिपस रेक्स में उसने स्फिनिक्स से उनको आज़ाद करवाया था, तो वो समझते थे कि ये जो ऑडिपस रेक्स है, ये उनका जो किंग है, वो उनके लिए एक देवता है, ठीक है, और वो ही उनको शायद बीमारियों से निजात दिला पाएगा। तो जो उनका कैरेक्टर होता था, मेन कैरेक्टर जो होता था जिससे वो प्रोटैगनिस्ट समझते थे, यानी जिस तरह उसको प्ले किया जाता था और उसको पोर्ट्रे किया जाता था, तो उसको एज अ प्रॉफिट भी वो मानते थे, बल्कि मानते ही थे। The tragic hero involves representative eminence. He is not isolated one। यानी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। He is not isolated one। वो एक ऐसा नहीं था जिसको अकेला छोड़ा जाए, नहीं, उसको यानी हमारी जितनी भी अटेंशंस होती थी उसी तक महदूद कर दी जाती थी। He involves the whole system। और वो पूरे सिस्टम में ऐसा इन्वॉल्व होता था कि सिर्फ उसको, यानी हम लोग उसी की वजह से रोते थे, उसी की वजह से, अगर वो हंसता था तो हम हंसते थे प्रोटैगनिस्ट उनका, अगर वो रोता था तो हम रोते थे, अगर वो यानी वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो हमें ऐसे लगता था जैसे हम उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। Raymond is of the view that even Aristotle is concerned with generic action। कि यानी एरिस्टोटल का भी यही कंसर्न था कि उसने अवामी कार्रवाई को पसंद किया था, रैदर देन आइसोलेटेड हीरो, ना कि सिर्फ अकेला हीरो ही हो, ठीक है, क्योंकि उसके साथ जो है बाकी भी उसने उसको एक सेंटर बनाया हुआ था ना प्रोटैगनिस्ट को, कि सारे उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। अब आ जाता है मेडिवल पीरियड। ये क्लासिकल पीरियड में आप बहुत अच्छे से इसको एवेल्यूएट कर सकते हो। मैंने तो इसको इस तरह यानी आपको समझाऊंगी कि CMRN को आप अपने जहन में रख लीजिए, यानी C से क्लासिकल, M से मेडिवल, R से रेनेसेंस और फिर न्यू क्लासिकल एज, ठीक है।
अब हम देखते हैं मेडिवल पीरियड। द पीरियड दैट इंस्यूड क्लासिकल वॉज द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड जो था उसमें क्रिश्चियनिटी जो थी वो डोमिनेंट पावर थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली। यानी उस टाइम पे अगर तो आपकी ट्रेजेडी, अव्वल तो ट्रेजेडी थी नहीं, सिर्फ आपको अगर ट्रेजेडी दिखाई भी जाती थी तो वो प्लेन ही बहुत, यानी मैं कहती हूँ 100 में से 1% या 2% ऐसा होता होगा कि वो पोर्ट्रे की जाती थी, लेकिन उसको नरेट किया जाता था। एक तो ये बात। दूसरा ये कि जो उनकी ट्रेजेडी होती थी वो क्रिश्चियनिटी के ही इर्द गिर्द घूम रही होती थी, और उसका उनका यानी पर्पस जो होता था वो वहीं से, क्रिश्चियनिटी से ही शुरू होता था, उनके रिलीजन से, और वहीं पे आके ख़त्म हो जाता था। द पीरियड दैट इंस्यूड क्लासिकल वॉज द मेडिवल पीरियड। ऐसा पीरियड जो क्लासिकल के बाद शुरू हुआ वो कौन सा था? वो मेडिवल पीरियड था। दिस इज अ पीरियड विद little or no tragic plays. There was two grounds for his belief. यानी ऐसा कहा जा सकता है कि या तो उसमें प्ले नहीं थे, और अगर थे भी तो बहुत कमोबेश, मोर और लेस, या 1 और 2 नज़र आए शायद। तो इसकी 2 डेफिनेशन हैं। पहला, द ट्रेजेडी वॉज देन अंडरस्टूड एज नरेटेड रादर देन अ ड्रामा, कि यानी जो ट्रेजेडी थी उसको समझा जाता था नरेटिव स्टाइल में रादर देन अ ड्रामा। और सेकंड पे, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिवल बिलीफ हैड लिटिल प्लेस फॉर द जेन्युइनली ट्रेजिक एक्शन। अब जो स्ट्रक्चर था उसका मेडिवल बिलीफ पे, यानी आपको भी बताया कि क्रिश्चियनिटी पे, यानी क्रिश्चियनिटी बेस्ड होता था, जितना भी उसको स्ट्रक्चर उसका बनाया जाता था, प्लॉट क्रिएट किया जाता था, तो वो सारा किसके इर्द गिर्द होता था? एसआईएस से रिलेटेड होता था। अगर उससे वो हटता था तो फिर वो ट्रेजेडी उसको सामने आने ही नहीं देते थे। बट दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं समझा जा सकता। हैड इट बीन ट्रू देयर कुड हैव नॉट बीन एलिजाबेथन ट्रेजेडी, क्योंकि देखें एलिजाबेथन ट्रेजेडी को कहा जाता है कि सेक्युलर थी, लेकिन सेक्युलर नहीं थी, क्योंकि रेमंड विलियम का कहना है कि वो सेक्युलर नहीं थी, उसके अंदर भी एसआईएस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थीं। आप उसको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर तरीके से सेक्युलर थी, नहीं, उसके अंदर भी आपको एसआईएस का, क्रिश्चियनिटी का, रिलीजन का टच देखने को मिलता है। वो यानी मिसाल ऐसी देना चाह रहा है, ऐसे ही है जैसे कि एलिजाबेथन ट्रेजेडी को कहा गया था कि सेक्युलर है। However, the medieval concept of tragedy can be traced in the Monk Tale by Chaucer. यानी चौसर का द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स में मंक की जो टेल थी उसके साथ वो इसे सिमिलेट कर रहा है, वेयर ही डिक्लेयर्स द फॉल ऑफ अ हाई डिग्री मैन इनटू अ मिजरी। यानी एक ऐसा इंसान जिसने बहुत अपनी ज़िंदगी में अरूज देखा और फिर वो जवाल पे गिरे, यानी उसकी जो दिखाई जाती है पूरा प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी तक उसका जो है सफ़र वो दिखाया जाता है। मेडिवल ट्रेजेडीज हैंग्स अप अपॉन द आइडिया ऑफ फॉर्चून, ठीक है, ये यानी हमें किस्मत का, मुकद्दर का आइडिया देती है। फॉर्चून इज़ द सेंस ऑफ चांस, फेट और प्रोविडेंस। यानी फेट और फ्री विल का तो आपको यानी अंदाज़ा है ना लिटरेचर पढ़ के, तो वो कह रहे हैं या तो किस्मत का खेल है या चांस का, आपको जब मिलते हैं ज़िंदगी में ऐसे चांस कि आप अपनी फ्री विल उसमें यूज़ कर सको, तो उस तरह की है। थस द मेडिवल कॉन्सेप्ट गिव इम्पॉर्टेंस टू द एलिमेंट ऑफ फॉर्चून। और मेडिवल कॉन्सेप्ट में इम्पॉर्टेंस किसको दी गई थी? फॉर्चून के एलिमेंट को, यानी आपकी किस्मत के ऊपर जो थी उस बात को ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता था। The medieval idea of tragedy is worldly as fortune was taken in terms of worldly fortune, ठीक है। The medieval idea of tragedy became more worldly than before, Raymond says। यानी इस बारे में कि जो ट्रेजेडी है वो ज़्यादा दुनियावी यानी दुनियावी तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व है। बिकम मोर वर्ल्डली देन बिफोर, पहले से ज़्यादा, यानी जितनी भी पहले जो एज थी क्लासिकल एज में, तो वो जो मेडिवल ट्रेजेडी है वो ज़्यादा वर्ल्डली फॉर्चून है। इसके बारे में रेमंड कहते हैं कि देयर माइट बी अ पर्टिकुलर सेंस, कि यानी होने चाहिए कोई ऐसे ख़ास गुनाह विच लेड टू द फॉल, जो कि फॉल का बायस बने, यानी डाउनफॉल का बायस बने। एंड एट टाइम्स दीज वुड बी एग्जामिन, और जो फिर बाद में उसको एग्जामिन किया जाए इन द लाइट ऑफ द डॉक्ट्राइन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्चून एज द मिनिस्टरिंग इवेंट ऑफ प्रोविडेंस। यानी जो जिस तरह हमाटिया का कॉन्सेप्ट दिया था ना एरिस्टोटल ने, तो वो रेमंड विलियम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई ऐसा गुनाह सरजद होता है जिसकी वजह से डाउनफॉल क्रिएट किया जाता है, और वो फिर वो किस्मत में लिखा होता है ना, कई दफ़ा इंसान नहीं भी करना चाह रहा होता लेकिन वो हो जाता है, तो वो किस्मत की वजह से ऐसा हो जाता है।
The effect of medieval tragedy that is believed as continuity of traditions is by all means paradoxical. There is an apparent continuity in the emphasis on rank from Greek to the medieval conception, but this apparent continuity is in fact of reversal. अच्छा, अब उसने कहा है कि जो एलिमेंट आपको उसमें देखने को मिलते हैं मेडिवल में भी, जो ग्रीक के देखने को मिलते हैं कुछ एलिमेंट्स, तो वो क्या है, वो रिवर्सल है, ठीक है. द होल ट्रैजिक एक्शन underwent a change during medieval period as it was a feudalistic society. अच्छा, यानी चेंज क्या आया मेडिवल से अब, जो यानी वो यही तो बताना चाह रहा है कि ट्रेजेडी है, ये नहीं है कि ट्रेजेडी बिल्कुल चेंज हो गई, चलते आ रहे हैं उसके एलिमेंट वो हैं. हर ट्रेजेडी में हमें एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि ट्रेजेडी वहीं की वहीं खड़ी है तो ये गलत है. ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हैं. बेशक जो मेन पर्पस था ट्रेजेडी का वो चेंज हुआ है, लेकिन मेन पर्पस जो था वो ट्रेजेडी का वो है पिटी और फियर को क्रिएट करना, लेकिन उसके साथ साथ उसमें चेंजिंग भी आई हैं. लेकिन पिटी और फियर का भी जब बर्टोल्ड पर्शट ने अपना गैलीलियो गैलीलाई सामने लाया था, तो फिर उसने यानी एपिक थिएटर का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें इस चीज़ को क्लियर किया था कि नहीं, इमोशन, पिटी और इमोशंस को इस तरह नहीं सामने लाओ कि लोग जो हैं वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाएं और वो इस चीज़ को सोच ही ना सकें जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं, बल्कि उनको एज अ कैरेक्टर अपने आप को देखना चाहिए, उनको भी एज अ जज के तौर पे उनको जज करना चाहिए सारी इमोशंस को और सारे पैशंस को कि हो क्या रहा है, उन्हें समझना चाहिए, ना कि ढूंढे ढूंढे यानी लग जाना चाहिए. तो अब वो मेडिवल में चेंज क्या बता रहा है, एज इट वॉज अ फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है, जागीदाराना निज़ाम था. सो द मेडिवल ट्रेजेडी एम्बेडेड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडल यूरोप एंड मेड नेसेसरी चेंजेस इन बोथ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी. तो अब मेडिवल एज में मेडिवल पीरियड में क्योंकि फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी और इसीलिए उसने फ्यूडल यूरोप का जो अपने अंदर जो चेंजेस उसने अडॉप्ट की वो फ्यूडलिज्म से रिलेटेड थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था, इसीलिए ट्रेजेडी को अपने आप को चेंज करना पड़ा. अगर ट्रेजेडी ग्रीक लिहाज से ही चल रही होती तो लोग कैसे उसको समझते कि ये हमारे दरमियान की कोई कहानी है, ये हम लोगों को इससे कोई लेसन लर्न करना है. यही मकसद है रेमंड विलियम का कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड सोसाइटी एंड द अप्स एंड डाउन्स, ट्रेजेडी ऑलवेज चेंज इटसेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे. तो सिर्फ वो एक यानी जगह पे खड़ी नहीं रहती, बल्कि उसको अपने आप को मॉडिफाई चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशंस और सोसाइटी ये डिमांड करती हैं कि वो ट्रेजेडी अपने आप को चेंज करे. लेकिन फिर ये कहना कि नहीं भाई ट्रेजेडी तो वहीं की वहीं है, तो ये कहना गलत है. देयर इज़ लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्शन इन मिडिवल ट्रेजेडी, और मिडिवल ट्रेजेडी में जो एक्शन का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड सा होके रह गया था. दिस गिव्स बर्थ टू अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, और ये यानी ट्रेजिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बहुत डिफरेंट तरीके से यानी सामने लेकर आता है. दिस गिव्स बर्थ टू अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, यानी ट्रेजिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट तरीके से हमारे सामने लाता है. This development brought about the exclusion of conflict from the tragedy, यानी ट्रेजेडी में एक तनाज़ा सा क्रिएट हो जाता है. The tragedy came to be considered as a story and account but not an action, यानी एक्शन तकरीबन कमोबेश ख़त्म ही हो जाता है ना मेडिवल ट्रेजेडी में. तो वो कहता है कि इसको हम एज अ स्टोरी कंसिडर कर सकते हैं, एज एन अकाउंट यानी एक बात के तौर पे, एक कहानी के तौर पे हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक्शन इसमें नहीं है तो हम इसको बहुत ज़्यादा चेंज ट्रेजेडी तस्वुर करेंगे. ये रेनेसेंस में हम देखते हैं कि विद द रेनेसेंस देयर बिगिन द मॉडर्न एज विच सॉ द कमिंग ऑफ न्यू मर्चेंट क्लास. अब आप यहाँ से देखें कि जो क्लासिकल एज थी वो क्या थी, किंग और प्रिंसेस की थी, ठीक है. उसके हिसाब किताब, उनकी मिथ्स, उनके बिलीव्स, उनके यानी जो सोचने के अंदाज थे, उनकी फीलिंग्स, उनके पैशंस, वो सब चीज़ें रिलीजन से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और कुछ बहुत ही ज़्यादा यानी सुपरस्टिशियस किस्म के और अजीब किस्म के लोग.
फिर मेडिवल पीरियड में हम लोग जब आ जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि टोटली वो रिलीजियस बेस थी, क्रिश्चियनिटी बेस थी, और उनके यानी नैरेटिव स्टाइल था, ट्रेजेडी कमोपेश थी ही नहीं, और अगर थी भी तो सिर्फ एक या दो, और फिर 2 पॉइंट्स के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाता था। जब रेनेसेंस में हम जब हम रेनेसेंस में मेडिवल पीरियड्स हम डिस्कस कर रहे थे कि उसमें फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी पे उसके अकॉर्डिंगली ट्रेजेडी को मॉडिफाई किया गया। फिर हम आते हैं रेनेसेंस में विद द रेनेसेंस देयर बिगेन द मॉडर्न एज विच सॉ द कमिंग ऑफ न्यू मर्चेंट क्लास। अब रेनेसेंस में क्योंकि मर्चेंट क्लास को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो मर्चेंट क्लास के हिसाब से ट्रेजेडी जो थी वो उस तरह मॉडिफाई कर दी गई। इट वॉज अ न्यू सोशल फोर्स destined to undermine the old social system based upon the feudal. Under the influence of a new learning and the main source of tragedy became the fall of famous man. अब जो ट्रेजेडी थी उसमें क्या दिखाया जा रहा था, उसमें जो बहुत फेमस मैन था यानी जो मर्चेंट क्लास थी उसकी ट्रेजेडी दिखाई जा रही थी, क्योंकि सोसाइटी की डिमांड ही ऐसी थी। अब एक यानी अब हमारी सोसाइटी में किंग वगैरह देखने को नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग दिखाएं कोई बहुत अमीर इंसान की ट्रेजेडी तो वो हम लोगों को समझ आएगी ना। अब नॉर्मल जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ कोई किंग क्वीन वगैरह का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वहाँ आप उनकी ट्रेजेडी दिखा दो तो लोगों को कुछ अजीब सी लगेगी ना, एक रिडिकुलस सा कुछ प्ले लगेगा। तो इसी तरह जो ट्रेजेडी थी वो मॉडिफाई होती रही। बादशाहों से शुरू हुई, मेडिवल पीरियड में फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी से उसने अपने आप को, फ्यूडलिज्म था उससे अडॉप्ट कर लिया, फिर रेनेसेंस में आके उसने मर्चेंट क्लास के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया। Sydney to explain that the theme of mutability and its एग्जाम्पलरी कैरेक्टर इज स्टिल डोमिनेंट, कि वो बताते हैं कि यानी जो इसमें जो हरकत हुई यानी इसमें इसको जो इसके अंदर एक नई तैयारी आई, एक नए तरीके से सामने लाया गया, तो उसमें क्या था, एग्जाम्पलरी कैरेक्टर इज स्टिल डोमिनेंट, के जो प्रोटैगनिस्ट है वो स्टिल डोमिनेंट है, जो मेन कैरेक्टर है। दिस ट्रेजेडी वॉज इंटरेस्टेड इन ट्रेजिक मैथड्स एंड इफेक्ट्स। अब इस ट्रेजेडी में यानी ज़्यादा इंटरेस्टेड ये ट्रेजेडी किस में थी, मेथड्स में और इफ़ेक्ट्स में, इनके तरीक़ेकार क्या हो और इनका असर क्या हो लोगों पे। दिस गेव बर्थ टू अ न्यू ट्रेडिशन, इसने एक नई ट्रेडिशन को जन्म दिया। इट वाज सिडनी हु गेव मोर अटेंशन टू द मेथड्स ऑफ राइटिंग ट्रेजेडी दैन टू एनी मॉरल और फिजिकल आइडिया। और इसे जो सिडनी था उसने इस चीज़ को, सिडनी क्योंकि कॉमिक ट्रेजेडी के ख़िलाफ़ था ना, वो नहीं पसंद करता था कि ट्रेजेडी में कॉमेडी लाई जाए, तो यानी वो कहता था कि जो Renaissance period is the idea of tragedy ceased to be metaphysical and became critical. Through this development was not complete until the new classical critics of the 17th century. अब वो कहता है कि रेनेसेंस पीरियड में एक नया ट्रेजेडी का आइडिया पेश हुआ जिसमें मेटाफिजिकल तरीके को इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड बिकेम क्रिटिकल थॉट्स, और यानी मेटाफिजिकल पोइट्री आम इंसान के समझने की तो बात नहीं थी, तो वो ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट कम्प्लीट अनटिल द न्यू क्लासिकल, यानी इस डेवलपमेंट को कम्प्लीट नहीं, यानी न्यू क्लासिकल में भी ये थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। क्रिटिक्स ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है न्यू क्लासिकल एज में भी। अब हम देखते हैं न्यू क्लासिकल। In new classical period, it seems that the concept of tragedy maintained its tradition. अब वो कहते हैं कि न्यू क्लासिकल एज में ये दिखाई देता है कि जो कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी का उसने मेंटेन किया है अपने आप को, इट्स ट्रेडिशन, और यानी अपनी ट्रेडिशंस के हिसाब से उसको मेंटेन किया है। हाउएवर दिस इज़ नॉट ट्रू इन द फैक्ट ऑफ फेस ऑफ फैक्ट, यानी कहा जा सकता है ताहम ये बात कोई इतनी ठीक नहीं है। इन द पीरियड the new significance of exalted rank in tragedy again appears as continuity from the past. अब न्यू क्लासिकल एज में हमें दोबारा से क्लासिकल एज देखने को मिलेगी, ठीक है। न्यू क्लासिकल से आप समझें कि यानी हम लोगों को जो यानी थीम्स और जो मेन फिगर्स डिस्कस किए गए थे क्लासिकल एज में, वही अब दोबारा से घूम के जिस तरह फैशन लौट के आता है ना वापस, समझ लें इसी तरह क्लासिकल जो पीरियड था वो न्यू क्लासिकल में आके इसी तरह हमें देखने को मिला एक नए तरीके के साथ। तो बट नाउ अ चेंज वॉज विजिबल, चेंज ऐसे विजिबल था कि यानी उसमें जो चेंज नुमाया था वो ये था कि दैट द मूविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी वॉज नाउ
quite clearly a matter of behavior rather than a metaphysical fault. यानी अब जो था एक जो उसमें फॉल्ट था उसके साथ साथ हमें बिहेवियर में भी चेंजिंग देखने को मिली, यानी कोरस का जिस तरह कोरस था इस तरह वो कोरस नहीं अब दिखाया जा रहा था. Now the emphasis is on an isolated character of the hero. A tilt in this yes regard can be seen in Aristotle's definition of character. ठीक है, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था उसकी जो डेफिनेशन थी कैरेक्टर की उसके साथ साथ उसको लेकर चला. दिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैन नॉट परमानेंटली virtuous and just whose misfortune however is brought upon him not by vice and misfortune however is brought upon him not by vice and depravity बट बाय सम एरर हमाटिया. अभी मैं हमाटिया का जिक्र करने लगी थी कि ये यानी जो एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि डाउनफॉल हमाटिया की वजह से सामने आता है, यानी उससे कोई ऐसा कुछ ऐसा फॉल्ट हो जाता है, उससे कुछ ऐसा गुनाह सरजद हो जाता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी वो कर बैठता है जो कि उसके मिसफॉर्चून का ज़रिया बनता है, उसके डाउनफॉल को यानी उसके डाउनफॉल का सबब बनता है. In new classical period, the emphasis was shifted from change to fortune to change to hero's fortune. अब यानी नए न्यू क्लासिकल एज में क्या था कि सिर्फ ये ही ना दिखाया जाए कि हीरो के साथ क्या हुआ है, कि यानी हीरो अब ये नहीं आपको सिर्फ बताना. न्यू क्लासिकल में और क्लासिकल में फ़र्क ये था कि हीरो ने किया क्या है और हीरो के साथ हुआ क्या है. इस चीज़ पे पहले तो क्लासिकल एज में ये था ना कि हीरो से गलती क्या हुई है, जिस तरह ऑडिपस रेक्स से बेचारे से हो जाता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि उससे जो गलती हुई है वो कैसे सरजद हुई है. वो तो फेट पे ही था ना, उसकी फ्री विल तो काम आई नहीं किसी, उसने कितनी कोशिश की अपनी फ्री विल से भागने की, उस चीज़ से स्किप करने की, ओवरकम करने की उसको, लेकिन वो नहीं कर सका क्योंकि वो द फेट वाज डोमिनेंट ओवर देयर. तो अब न्यू क्लासिकल एज में क्या है, न्यू क्लासिकल एज में ये है कि हीरो की गलती यानी हीरो से क्या गलती सरजद हुई वो नहीं, कि हीरो ने किस वजह से क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए गए, कि कितनी ज़्यादा टेंशन थी जिसकी वजह से वो मजबूर हुआ कोई ऐसी गलती करने पर जो उसके डाउनफॉल का सबब बनी. तो गाइज़ आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको जो इसके बाकी जो यानी राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो उसने मिसालें दी हैं उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. इसमें ट्रेजेडी को हमने यानी जो एजेस थी उसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत लंबा आपकी करंट की बुक में 5 से 6 सफ़ों का है मे बी, या 4 से 5 सफ़ों का. यस, तो जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया वो इतना ही. इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसी के ऊपर होगी, इससे आगे जितना भी है उसे डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़. प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें क्योंकि इतनी एफ़र्ट लगाकर और इतनी टफ़ रूटीन से थोड़ा टाइम निकाल कर जब हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं तो उसका कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होना चाहिए ना. तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज़, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड्स इन ऑर्डर टू गेट मोर वीडियोज़. तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.